नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर के भी सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी से चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के लिए सीएम की पसंद पर मुहर लगा दी है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कृष्णपाल गुर्जर ही अध्यक्ष पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि कल शाम को पीएमओ में कृष्णपाल गुर्जर का पार्षद से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री बनने तक का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया था। सीएम मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्विटर पर लिखा, आपके कुशल नेतृत्व में भारत की सेनाएं निरंतर सशक्त और मजबूत हो रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने रक्षा मंत्री की सेहत की कामना करते हुए लिखा कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और राष्ट्र हित में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। ईश्वर से यही कामना है। दिल्ली में सीएम ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक चली दोनों नेताओं की बैठक में प्रदेश बीजेपी संगठन के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर के चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम मनोहर लाल ने राजनीतिक पदों पर नियुक्तियों को लेकर के भी चर्चा की है। दोनों नेताओं में बड़ौदा उपचुनावों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर के एक वेबसाइट की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों को गलत करार दिया और इसे लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष 2017 में 2% बेरोजगारी की बात करता था, अब 33% बोल रहे हैं। पता नहीं चलता ये आंकड़े लाते कहां से हैं। सीएम ने कहा कि आंकड़े लाते भी वो हैं और बनाते भी वो खुद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के गिरते जलस्तर को लेकर के भी चिंता जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने पानी बचाने के लिए सरकार की कोशिशों को लेकर के भी जानकारी दी। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सीएम ने मुलाकात की और प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना के दौरान प्रदेश की स्थिति के बारे में भी बताया। तो हरियाणा के 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूली बच्चों को शिक्षा विभाग टैब दिए जाने पर विचार कर रहा है, ताकि कोरोना के चलते छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। इसकी जानकारी खुद हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर स्थितियां इसी तरह की रहीं तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों के सभी 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सरकार टैब देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि जैसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति रहेगी उसी के मुताबिक यह निर्णय लिया जाएगा। पीटीआई शिक्षकों को निकाले जाने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि धरना देने वालों में से कुछ ने दूसरा काम शुरू कर दिया होगा। ये कोर्ट का फैसला है, लागू करना सरकार का काम है। साथ ही कहा कि अब तक 13,000 लोगों ने आवेदन किया है। जिन्होंने पहले आवेदन किया है वही आ सकेंगे। स्कूल खुलने पर शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगस्त सितंबर में स्कूल खुल सकते हैं, लेकिन हालात सामान्य होने पर ही स्कूल खुलेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार जाड़े की छुट्टियां खत्म हो सकती है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सोमवार से शुक्रवार तक 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी और सिलेबस पूरा करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि अभी 26 जुलाई तक छुट्टियां हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर केंद्र की प्लानिंग से प्रदेश की जनता को रूबरू करवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी ने कई घोषणाएं की। बराला ने कहा कि पीएम ने 12 मई 2020 को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा आपदा राहत के तौर पर देने का फैसला किया। इसके तहत 20 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। बराला ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के पीएम के फैसले को लेकर कहा कि इसके लिए भी कई फैसले लिए गए हैं। बराला ने कहा कि एमएसएमई के लिए विशेष तौर पर पैकेज दिया गया। साथ ही कई तरह की क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई। बराला ने कहा कि हरियाणा की सरकार ने एमएसएमई के लिए अलग से विभाग बनाए हैं। हरियाणा दिल्ली एनसीआर के साथ लगता है, उद्योगों को इससे फायदा है। सरकार ने प्रदेश में 81,395 एमएसएमई की इकाइयों को राहत दी है। बराला ने कहा कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 90% प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने का वादा पूरा किया है। गोला चीका में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पुरानी सरकार
भी इसी तरह से आरोप लगाती थी और उस पर घोटालों के आरोप लगे। नायब सैनी ने कहा कि पीटीआई टीचर्स कांग्रेस सरकार के घोटाले का खामियाजा भुगत रहे हैं। गेस्ट टीचर और पुलिस कर्मचारियों ने भी कांग्रेस सरकार में घोटालों का खामियाजा भुगता है। नायब सैनी ने कहा कि सुरजेवाला को पीटीआई टीचर घोटाला करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाना चाहिए। सुरजेवाला कांग्रेस सरकार के सत्ता में रहते हुए घोटालों के मामले पर लुप्त हो जाते हैं। नायब सैनी ने कहा कि एसवाईएल नहर के मामले पर हरियाणा सरकार गंभीर है। मनोहर सरकार के प्रयासों और मजबूत पैरवी से एसवाईएल नहर का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन किया जाएगा। अभय चौटाला को लेकर के नायब सैनी ने कहा कि अभय चौटाला के पास कुछ नहीं है। अभय चौटाला हवा में बातें कर रहे हैं। प्रदेश की जनता का कांग्रेस और अभय चौटाला की सरकार से मोह भंग हो चुका था। अभय चौटाला के बयान पर जेजेपी ने पलटवार किया। जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह ने कहा कि अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देना क्षेत्र के लोगों की तौहीन है। अभय चौटाला ने दुष्यंत को अपने विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया था। निशांत सिंह ने कहा कि हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन के सामने अभय चौटाला खुद चुनाव लड़ लें। मैदान तैयार है, ताकत का पता चल जाएगा। धान शराब चावल घोटाले के आरोपों को लेकर निशांत सिंह ने कहा कि बार बार आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, कोई सबूत है तो लाएं। उन्होंने कहा कि एसआईटी गठित की हुई है, जांच कर रही है, जो दोषी होगा कार्रवाई होगी। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने उपमंडल के गांव संडवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। गांव में जलभराव क्षेत्र से जल्द ही पानी की निकासी करने के निर्देश भी दिए। बुधवार को हुई तेज बारिश की वजह से गांव संडवा में जलभराव हो गया था। ग्रामीणों ने सांसद धर्मवीर सिंह से गांव में बारिश के पानी की निकासी करवाने का आग्रह किया था। इसके बाद उन्होंने दौरा करते हुए निर्देश दिए। रेसलिंग खिलाड़ी ग्रेट खली अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल जानने के लिए उनके घर तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो उनके जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं देने आए हैं। खली ने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज एक दमदार नेता है। हरियाणा की जनता और देश की जनता को उनकी बहुत जरूरत है। खली ने इस दौरान यह भी कहा कि हरियाणा के करनाल जिले में वो एक एकेडमी बना रहे हैं और ये एकेडमी हरियाणा निवासियों के लिए बिल्कुल फ्री होगी। यहां पर खिलाड़ियों को फ्री में रेसलिंग सिखाई जाएगी। कोरोना को लेकर खली ने कहा कि कोरोना वायरस खत्म होने के बाद वो जल्दी देश की जनता के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें फिर से देश के साथ साथ विदेशी पहलवान भी नजर आएंगे। गुरुग्राम में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षित सीटों के लिए ड्रॉ निकाला गया। इस दौरान एसडीएम, डीडीपीओ, सरपंच समेत कई लोग मौजूद रहे। जिले की 203 पंचायतों के लिए ड्रॉ के जरिए सीटों का निर्धारण किया गया। गुरुग्राम जिले में 203 पंचायतें, जिनमें से गुरुग्राम में 39 पंचायत, सोना में 38 पंचायत, फरूखनगर में 51 पंचायत, वहीं सबसे ज्यादा पंचायत पटौदी में है 75। सभी का ड्रॉ के जरिए आरक्षण तय किया गया। इसमें गुरुग्राम खंड की 39 ग्राम पंचायतों में से 8 अनुसूचित जाति सीट का ड्रॉ निकाला गया। वहीं 10 सामान्य महिला सीट आरक्षित की गई हैं और इसके अलावा 21 सामान्य सीट का ड्रॉ निकला। इसी प्रकार पटौदी खंड में 75 पंचायतों की सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले 15 पंचायतों का सरपंच पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया, जिनमें से 5 पंचायतें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जलापूर्ति विभाग रादौर में डीसी रेट पर कार्यरत सीवरेज कर्मचारियों ने कम वेतन मिलने को लेकर के रोष जताया है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि पूरा वेतन दिए जाने की मांग को लेकर सीवरेज कर्मचारी कई बार विभाग के अधिकारियों, ठेकेदार से भी मिल चुके हैं। कर्मचारियों का कहना है कि हर बार उन्हें लॉकडाउन का हवाला देकर के भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में जलापूर्ति विभाग के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर 8,250 रुपये कर दिया था, लेकिन रादौर में सीवरेज कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाया गया। वहीं मामले को लेकर जलापूर्ति विभाग के जेई ने बताया कि विभाग समय पर पूरे कर्मचारियों को वेतन दे रहा है, फिर भी मामले को लेकर जांच की जाएगी। यदि वेतन कम मिल रहा है तो इस बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया जाएगा। पलवल के जेंदीपुरा मोहल्ले में ड्रग कंट्रोल विभाग और पुलिस ने मेडिकल स्टोर संचालक के घर पर छापेमारी की, जहां से पुलिस को काफी मात्रा में नशे की खेप बरामद की।
कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर सील कर दिया। ड्रग कंट्रोल विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सूचना मिली थी कि एक मेडिकल स्टोर पर नशीली दवाइयां बेची जा रही हैं। यमुनानगर के जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर है। बरसाती नदियों के साथ यमुना नदी बरसात के दिनों में भारी तबाही मचाती है। जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां पानी आबादी इलाके से गुजरता है। जिला नोडल ऑफिसर अभिषेक कुमार ने बताया कि जिला सचिवालय में बाढ़ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 24 घंटे खुला रहेगा। इस दौरान किसी की कोई भी शिकायत वहां पर दर्ज होगी और उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी के मुताबिक बाढ़ आने पर गांव में अलर्ट के लिए ग्राम पटवारी, नंबरदार, सरपंच की मदद ली जाएगी। वहीं जरूरत पड़ने पर सभी सब डिवीजन स्तर पर नामों की भी व्यवस्था की गई है। घरौंडा में एसबीआई बैंक के ग्राहकों के साथ लाखों की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया। दर्जनों ग्राहकों के साथ हुई लाखों की हेराफेरी को बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक रोहित ने अंजाम दिया। सीएसपी पर रोहित ने लोगों से बैंक डिपॉजिट करवाने के लिए कैश लिया और उन्हें नकली रसीदें थमा दी, लेकिन जब ग्राहकों के खाते में पैसे नहीं पहुंचे तो उनके साथ हुए फ्रॉड का खुलासा हुआ। शहर के सिमला लेन में एसबीआई बैंक के नजदीक स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में बीते कई दिनों से बंद है। बैंक के उपभोक्ता यहां पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। दरअसल सेवा केंद्र का संचालक रोहित बैंक ग्राहकों को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गया। सीएसपी के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद हरकत में आए बैंक अधिकारी छानबीन में जुट गए और संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की बात कर रहे हैं। करनाल में महिला शिक्षक ने गैंगरेप के आरोप लगाए हैं। प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक पर महिला ने गैंगरेप के आरोप लगाए। पुलिस ने शिक्षिका की शिकायत पर 3 लोगों पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि प्रताप पब्लिक स्कूल के मालिक अजय भाटिया के साथ ही स्थानीय तहसीलदार और प्रिंसिपल पर भी केस दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रताप स्कूल के प्रिंसिपल पर केस दर्ज हुआ है। धारा 376D, 506, 34, 323 के तहत केस दर्ज किया गया। तहसीलदार राजबख्श पर भी केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि प्रमोशन देने के बहाने उसके साथ रेप किया गया, सैलरी डबल करने का लालच दिया गया था। शिकायत करने पर ब्लैकमेलिंग के भी आरोप हैं। आपको बता दें कि प्रताप पब्लिक स्कूल में लाइब्रेरियन है पीड़ित महिला। करनाल पुलिस ने मामले में चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच का हवाला दे रही है। महिला का कहना है कि स्कूल मालिक अजय भाटिया दूसरों से धमकी दिलवाता था। मंडी डबवाली के गांव सुकेरा खेड़ा में 4 दिन पहले शादी समारोह में हुई मामूली कारसुनी के झगड़े में कुछ बदमाशों ने एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। चौटाला पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर किडनैपिंग और हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस के दिए बयान में परिजनों की ओर से एक युवक को जबरन उठाकर एक होटल में मारपीट करने और किडनैप करने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे किडनैप करके घर ले गए, जहां उसकी बेरहमी से हत्या की गई। पंचकुला में गंभीर रूप से घायल 2 युवकों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर दोनों घरों में मातम छा गया। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बहादुरगढ़ रामगढ़ के रहने वाले थे। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। पुलिस जांच अधिकारी योग ध्यान ने बताया कि ट्रक को कब्जे में लिया गया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। कैथल में प्रताप गेट पर नमकीन स्नैक्स बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर की संदिग्ध मौत हो गई। फैक्ट्री में काम करने वाला 22 साल का लाडी मृत पाया गया। जैसे ही फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने इसकी सूचना कारीगर के घर वालों और पुलिस को दी। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि फैक्ट्री मालिक ने हमें फोन किया कि आपका लड़का सीरियस है, लेकिन जब हम फैक्ट्री पहुंचे तो उसके नाक और मुंह से खून आ रहा था, वो मर चुका था। पुलिस ने फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कारीगर की मौत को लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। रोहतक में किला रोड पर बुजुर्ग महिला से पर्स छीनने वाली 2 लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक लड़की को कुछ महिलाएं जूते से पीटते हुए दिखाई दे रही हैं।
दोनों लड़कियां पानीपत की रहने वाली बताई जा रही है। रोहतक की किला रोड मार्केट में कपड़े खरीदने आई बुजुर्ग महिला से पर्स छीन कर भाग रही थी दोनों लड़कियां। एक लड़की को लोगों ने पकड़ा और दूसरी लड़की भागने में कामयाब हुई। लोगों ने पकड़ी गई लड़की को पीटा, उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को सौंप दिया। पर्स स्नैचर लड़की से पूछताछ पुलिस कर रही है। प्रदेश में कोरोना के कुल 19,369 मामले सामने आए। कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या 287 हो गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव केस हरियाणा का पहला प्लाज्मा डोनेशन केंद्र फरीदाबाद के ईएसआई मेडिकल कॉलेज में बनाया गया, जहां पर प्लाज्मा निकालने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई। प्लाज्मा को 1 साल तक स्टोर करके रखने की भी सुविधा है। कोरोना के क्रिटिकल मरीजों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा का यूज किया जाता है। ये प्लाज्मा कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों से हासिल किया जाता है। फरीदाबाद में 24 घंटे में 182 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। कोरोना की वजह से अब तक 98 लोगों की मौत हुई है। कुल पॉजिटिव केस 5,105। झज्जर में लगातार कोरोना मीटर बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। 1 जुलाई को जहां कुल संख्या 265 थी, वहीं अब यह बढ़कर के 423 हो चुकी है। झज्जर में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। सभी मरीजों पर स्वास्थ्य विभाग की नजर है। मरीजों से मुलाकात करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। भिवानी में कोरोना के 51 नए मामले सामने आए। कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कैथल में उत्तर प्रदेश से लौटे 2 शख्स कोरोना से संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नागरिक अस्पताल में आइसोलेट किया है। डॉक्टर जय भगवान जाटान के मुताबिक 183 सैंपल की रिपोर्ट आई है, जिनमें 2 कोरोना संक्रमित पाए गए। इनके सैंपल 7 जुलाई को लिए गए। सिरसा में कोरोना के 10 नए केस मिले हैं। जेजे कॉलोनी से 3, वहीं 7 दूसरी जगहों से ट्रेस किए गए। सभी मरीजों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सिरसा जिले में कुल 185 कोरोना संक्रमित मामले हो चुके हैं। वहीं ठीक होने वाले मरीज 111 हैं। 73 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं एक की कोरोना से भिवानी में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के नियमों की पालना न करने वाले लोगों पर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने लॉकडाउन में 9,000 से ज्यादा वाहनों के चालान कर 47 लाख रुपए वसूले। भिवानी पुलिस ने मास्क न पहनने वालों से 32 लाख रुपए से ज्यादा वसूले हैं। डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि 454 वाहनों को जब्त किया गया। जागरूकता के बाद भी न मानने वाले 140 लोगों को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी के मुताबिक अनलॉक के बाद मास्क न पहनने पर भी सख्ती बढ़ी है। पुलिस ने 6,525 लोगों के चालान किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग लापरवाही न करें। देश में 7,94,864 कोरोना से संक्रमित मरीज हैं। 21,623 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,30,599 पहुंच चुका है। 9,667 मरीजों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 1,26,581 कोरोना मरीजों की संख्या हुई है। 46,665 मरीजों का इलाज जारी है। दिल्ली में 1,07,051 कुल कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। 21,567 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। गुजरात में कोरोना के 39,280 मरीज हैं। कुल 9,529 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। 2,009 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 32,362 कोरोना संक्रमित केस हैं। 10,373 मरीजों का इलाज जारी है।
दुनिया में 1,23,89,599 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 5,57,405 कोरोना मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। अमेरिका में 32,19,999 कोरोना के संक्रमित मरीज हैं। 1,35,822 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 16,57,000 से ज्यादा लोगों का इलाज जारी है। ब्राजील में 17,59,103 कोरोना संक्रमित मरीज हैं। 69,254 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 5,37,382 का इलाज जारी है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का लोकार्पण किया। पीएम ने एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली सौर ऊर्जा परियोजना को देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में बने 750 मेगावाट की सौर परियोजना 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता को गति प्रदान की। पीएम ने कहा कि इस परियोजना में 250 मेगावाट की 3 सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। इस परियोजना से लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन की संभावना है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने आतंकी को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने आतंकी से एक ग्रेनेड और हथियार बरामद किया। यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे मुठभेड़ के दौरान मारा गया। कानपुर टोल नाके से 25 किलोमीटर दूर विकास दुबे को ला रही कार पलट गई। इस दौरान विकास दुबे ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की। एसएसपी के मुताबिक गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे पुलिस वालों का हथियार छीनकर भाग गया। एसएसपी ने कहा कि उसे सरेंडर करने का मौका दिया गया, लेकिन विकास दुबे ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई।